हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भूपेंद्र गौतम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं संस्कृत व्याकरण, जो कि आगामी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो देखें। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभिन्न संज्ञा सूत्र। जैसा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आज का, क्योंकि रीट, यूपी टेट, सी टेट, इनमें क्या होता है, आपके भाषा लेनी होती है। आपको संस्कृत आपके सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आपको एक भाषा लेनी होती है। तो ये आपके बहुत कम समझ में आते हैं किताबों से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा समझने की दृष्टि से, इसलिए मैं आज केवल इसमें कुछ सूत्र लेकर आया हूँ। आज किसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, इसमें केवल सूत्रों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं केवल उन्हीं को अपन पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसी संज्ञाएं जो सभी टॉपिक में आपके काम आएगी, वही संज्ञाएं अपन पढ़ेंगे। क्योंकि सूत्र बहुत कम सूत्र आपको रीट लेवल के लिए पढ़ना है, तो कोशिश करेंगे कम से कम सूत्रों में आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगामी वीडियो की जानकारी आपको पहले से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपन। पहला अपना जो सूत्र है वो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, और ये सूत्र है आदिर अंतेन सहिता। सूत्र है आदिर अंतेन सहिता। ये सूत्र कहता है आदि ही, अर्थात आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, और अंत का मतलब अंतिम। अर्थात प्रारंभिक व अंतिम वर्ण के योग से जिन वर्णों का योग होता है वो प्रत्याहार कहलाते हैं, वो प्रत्याहार कहलाते हैं। अर्थात किसी भी प्रत्याहार के प्रारंभिक और अंतिम जो वर्ण है उसके मध्य में स्थित सभी वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे कि अच प्रत्याहार, एक प्रत्याहार है अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, जो कि माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है, ए ई उण, वहाँ पर ए आता है, और च आता है चौथे सूत्र में, आई उण रील लिक ए ओंग आई औच। तो औच इस सूत्र में जो च है, यहाँ तक के सभी वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सूत्र था आदिरंतेन संहिता, जो ये कहता है कि प्रत्याहार के प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक के मध्य में जो भी वर्ण आते हैं वो सभी उस प्रत्याहार के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्णों का समावेश होता है। अगला सूत्र है सवर्ण संज्ञा करने वाला, और सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अर्थात तुल्य, तुल्य का आस्य है समान। आस्य, आस्य का जो मतलब है वो यहाँ पे मतलब लिया गया है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। आस्य से जो मतलब है वो है उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तो सूत्र ये कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, वो आपस में सवर्ण वर्ण कहलाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो वो सभी वर्ण आपस में सवर्ण वर्ण कहलाते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस सूत्र से। यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ पर आस्य शब्द से क्या अर्थ लिया जाता है, तो यहाँ से आस्य शब्द से जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तो मैं बताता हूँ एक बार आपको एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे एक वर्ण है ए,
और आ, ए का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, और आ का उच्चारण स्थान जो है वो भी कंठ होता है। इनके आभ्यंतर प्रयत्नों की बात करें तो ए का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवरित होता है, और आ का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो भी विवरित होता है। इसलिए उच्चारण स्थान समान है, आभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों के समान हैं, अतः ए और आ की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। एक वर्ण है ऊ और एक है बड़ा ऊ। ऊ का उच्चारण स्थान की बात करें अपन तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और इसका भी उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। आभ्यंतर प्रयत्नों की बात करें तो वही सभी स्वरों का विवरित होता है, अतः उच्चारण स्थान दोनों के समान है, आभ्यंतर प्रयत्न भी दोनों के समान है, तो इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। एक अन्य एग्जाम्पल आपको बता देता हूं मैं। री और लरी, री और लरी ये दो वर्ण हैं। री का जो उच्चारण स्थान होता है वो है मूर्धा, और आभ्यंतर प्रयत्न इसका विवरित होता है। लरी का जो उच्चारण स्थान है वो होता है दंत, और आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है इसका वो विवरित ही होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, री का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, लरी का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है, अतः तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के आधार पर ये दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही है, लेकिन एक वार्तिक आती है अपवाद के तौर पर। री लरी वर्णयोः मितः सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक है। री लरी वर्णयोः मितः सावर्ण्यम वाच्यम, और ये वार्तिक कहती है कि री और लरी जो वर्ण है इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो, इनकी आपस में स्वर्ण संज्ञा हो। अतः इस वार्तिक के अनुसार री और लरी वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। री और लरी इन दोनों वर्णों की उच्चारण स्थान समान नहीं होने पर भी दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। री लरी वर्णयोः मितः सावर्ण्यम वाच्यम एक वार्तिक है, उसके अनुसार। तो ये ध्यान रखना है आपको, री और लरी इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होकर इनके जो भेद हो जाते हैं वो कुल 30 भेद होते हैं, जबकि ए वर्ण के मैंने बताए थे 18 भेद होते थे। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए। अब आगे बात करूं मैं इसमें थोड़ी सी और, तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन कैसे लेकर ख, ग और घ, इनकी भी आपस में सवर्ण संज्ञा होगी, क्योंकि इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ। और आभ्यंतर प्रयत्नों की बात करें तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो है स्पृष्ट, अतः इनका आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। प्रत्येक जो वर्गीय वर्ण है उनके 1 से 4 तक के जो वर्ण हैं उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है। जैसे बात करें च, छ, ज, झ, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु, और आभ्यंतर प्रयत्न इनका है स्पृष्ट, तो इनकी आपस में क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण, उसकी इनके साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसकी उच्चारण स्थान नासिका भी माना जाता है, अतः नासिका अलग उच्चारण स्थान हो गया, इसलिए इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वर्ग के 1 से 4 तक के वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, जबकि 5वां जो वर्ण है उसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती, क्योंकि 5वें वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका भी माना जाता है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है।
आगे फिर एक ग्रंथ लिखा था महाभाष्य। कौन सा ग्रंथ? महाभाष्य। और महाभाष्य ग्रंथ में जब याद रखना है दोस्तों, जब पाणिनि ने ग्रंथ लिखा तो उसमें इन्होंने सवर्ण संज्ञा नहीं मानी थी, लेकिन महाभाष्य ने, पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, और इस ग्रंथ में इसने आस्य, जो सूत्र में है आस्य, उसका अर्थ ओष्ठ से लेकर काकल तक ही लिया है। यानी कि आस्य का जो अर्थ लिया है वो ओष्ठ से लेकर काकल तक ग्रहण किया है। इसके अंतर्गत नासिका का पठन नहीं किया है, अर्थात आस्य के अंतर्गत इन्होंने नासिका को स्थान नहीं दिया है आस्य में। अतः नासिका को स्थान नहीं देने पर इन चार वर्णों के साथ पांचवा वर्ण जो है उसकी भी क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो महाभाष्य ग्रंथ के अनुसार आपको ध्यान में रखना है, पंचम वर्ण की भी सवर्ण संज्ञा हो जाती है, जबकि पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है उसके अनुसार पंचम वर्ण की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ध्यान देने योग्य बात है ये। देखते हैं अगला सूत्र। ये यहाँ पर कुछ इत संज्ञा सूत्र दिए गए हैं। इत संज्ञा का आस्य लोप होता है, तो इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, अर्थात उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश अवस्था क्या है? उपदेश अवस्था का आशय है दोस्तों जो प्रारंभिक उच्चारण है, वर्णों का जो प्रारंभिक उच्चारण है, जो कि त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। तो इन त्रिमुनियों के द्वारा जो प्रथम उच्चारण किया गया उसको उपदेश कहते हैं। और प्रथम जो उच्चारण किया गया था दोस्तों, मैं बता देता हूँ, प्रत्येक वर्ण जो है वो अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत इसका उच्चारण किया गया है। तो उपदेश अवस्था में स्थित प्रत्येक जो स्वर है उनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र के द्वारा। जैसे बताता हूँ आपको मैं, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक स्वर वर्ण की जो इत संज्ञा अर्थात लोप होती है, जहाँ जहाँ लोप होता है वो एक ही सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। इस सूत्र के द्वारा प्रत्येक स्वर वर्ण की जो है इत संज्ञा होती है, चाहे वो किसी प्रत्यय में हो, धातु में हो, सूत्रों में हो, आगम या आदेशों कहीं पर भी हो स्वर, उसका जो इत संज्ञा होगी वो उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से होगी। अगला सूत्र देखते हैं, हलंत्यम। हलंत्यम ये दो शब्दों से बना है, हल प्लस अंत्यम, अर्थात उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल वर्ण अर्थात अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम व्यंजन वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र के द्वारा? हलंत्यम सूत्र के द्वारा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक प्रत्यय आता है णत प्रत्यय। णत प्रत्यय में तय की इत संज्ञा हो जाती है, न की भी इत संज्ञा हो जाती है, केवल यह शेष रहता है। तो तय की जो इत संज्ञा हुई है वो हुई है हलंत्यम सूत्र से। न की अभी देखेंगे अपन आगे। यहाँ पे अंतिम वर्ण है तय, व्यंजन वर्ण है, तो इसकी इत संज्ञा जो होगी वो हलंत्यम सूत्र के द्वारा हो जाएगी। अगला सूत्र देखते हैं, आदिरी टुडवह। आदिरी टुडवह ये सूत्र कहता है धातु के आदि में अर्थात धातु के प्रारंभ में यी टू
और डू, यदि ये होते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से, आदि री टू डू है। इस सूत्र से धातु के आदि में स्थित ई, टू और डू, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे एक धातु है ये भी, ये एक धातु है ये भी, तो यहाँ पर आदि ई टू डू है, सूत्र से ई की इत संज्ञा हो जाती है, केवल भी शेष रहता है। एक अन्य धातु है टुन नदी, टुन नदी धातु है, यहाँ पर आदि ई टू डू है, सूत्र से टू की इत संज्ञा हो जाती है, केवल नदी शेष रहता है। एक और धातु है डूक्रिय, ये एक धातु है डूक्रिय, तो यहाँ पर आदि ई टू डू है, सूत्र से डू की इत संज्ञा हो जाती है, और हलंत्यम सूत्र से यह की इत संज्ञा हो जाती है, केवल क्री शेष रहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आदि ई टू डू है, सूत्र जो है वो धातु के आदि में अर्थात धातु के प्रारंभ में स्थित यी, टू और डू की इत संज्ञा करता है, ये तीन वर्णों की संज्ञा करता है। अगला सूत्र है सह प्रत्ययस्य, अर्थात प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में, किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में यदि श वर्ण आता है तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है सह प्रत्यय सूत्र से। जैसे कि एक प्रत्यय है सुन प्रत्यय है, एक सुन प्रत्यय, सुन प्रत्यय में जो स की इत संज्ञा होगी वो सह प्रत्यय सूत्र से हो जाएगी और वुन शेष रहता है। तो ध्यान में रखना है, प्रत्यय के आदि में स्थित स वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है सह प्रत्यय सूत्र से। अगला सूत्र है चूटू। चूटू सूत्र कहता है कि प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित, प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित च वर्ग और ट वर्ग, प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित च वर्ग तथा ट वर्ग, इन दोनों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। च वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, ट वर्ण के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं, तो इन वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है चूटू सूत्र से। जैसे मैं बताता हूं, एक सूत्र है, एक प्रत्यय है जस, जस प्रत्यय, यहाँ पर प्रारंभिक जो ज वर्ण है इसकी चूटू सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। एक अन्य सूत्र है टाप, एक अन्य सूत्र है टाप, तो यहाँ पर चूटू सूत्र से ट की इत संज्ञा हो जाती है और केवल आप शेष रहता है। और यहाँ पे जस सूत्र की बात करें तो ज की इत संज्ञा हो जाती है और अस शेष रहता है। तो इस तरह से प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग व ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है चूटू सूत्र से। अगला सूत्र है लसक्व तद्धिते, अर्थात तद्धित प्रत्यय, ये बात होती है केवल तद्धित प्रत्ययों की। तद्धित प्रत्ययों के अलावा तद्धित प्रत्ययों में ये सूत्र काम नहीं करेगा। तद्धित प्रत्ययों के अलावा अन्य जो प्रत्यय हैं वहाँ पर स्थित लय, से, क वर्ग आदि की इत संज्ञा हो जाती है, आदि की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। लेकिन तद्धित प्रत्ययों में ये काम नहीं करेगा ये सूत्र केवल स्त्री प्रत्ययों, कृत प्रत्ययों आदि में काम करेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तद्धित प्रत्ययों में ये काम नहीं करेगा। तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर किसी भी प्रत्यय में यदि प्रारंभिक वर्ण लय, से या क वर्ग का होता है तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। इसके बाद बात करें अपन, तो ये 6 सूत्र इत संज्ञा के लिए दिए गए हैं संस्कृत व्याकरण में। जबकि महर्षि कात्यायन ने एक वार्तिक लिखी है, इर इत संज्ञा वक्तव्या, ये वार्तिक है, इर इत संज्ञा वक्तव्या। और ये वार्तिक कहती है कि धातु के अंत में, धातु के अंत में, धातु के अंत में इर ऐसा लिखा हुआ आता है इर, तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे एक धातु है च्युतिर, ये धातु है च्युतिर, तो यहाँ पर जो इर है अंतिम, इसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है और केवल च्युत ऐसा शेष रहता है। एक और धातु है, एक और जो धातु है वो है
द्युतिर, ये एक धातु है द्युतिर। यहाँ पर भी ईर की इत संज्ञा हो जाएगी, ईर इत संज्ञा वक्तव्य वार्तिक से, और केवल द्युत शेष रहता है। तो ये थे प्रत्ययों और धातु से संबंधित जो इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं वो। अब देखते हैं इसका अगला सूत्र, लोप संज्ञा। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, अर्थात जो वर्ण दिखाई ना दे, जो वर्ण दिखाई ना दे उसको लोप कहते हैं, अर्थात किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना उसको लोप कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताऊंगा आपको एक बार, जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, और जिस वर्ण का लोप हो जाता है वो दिखाई नहीं देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लोप संज्ञा अदर्शनम लोपः, अर्थात किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना लोप कहलाता है। अगला जो सूत्र है अपना वो संहिता संज्ञा है, अर्थात संधि, संहिता का आश्य होता है संधि। तो ये सूत्र कहता है परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है, वर्णों की परस्पर अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है, अर्थात नियमों के अनुसार वर्णों को एक दूसरे के समीप लाना ही संहिता कहलाता है। किसी भी वर्ण को नियमों से यदि अपन समीप लाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे, और संहिता को ही संधि कहा जाता है। यहाँ पर सन्निकर्ष की बात करें अपन दोस्तों, सन्निकर्ष की, तो इसका आशय है अत्यंत समीपता, अत्यंत समीपता। तो आगे एक सूत्र दिया गया है, सहित एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवेकसाम अपेक्षते, अर्थात कहाँ कहाँ पर संहिता जो है वो अनिवार्य रूप से होती है, अपने को करनी ही पड़ेगी, और कहाँ बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तो सहित एक पदे नित्य, एक पद में, एक पद का निर्माण करने के लिए जब अपने को संहिता अर्थात संधि करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि अपन उसकी संधि नहीं करेंगे। धातु, धातु निर्माण, धातु से किसी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वहाँ पर भी अपने को करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि धातु को अलग लिख दिया, प्रत्यय को अलग लिख दिया, दोनों को अलग अपन नहीं लिख सकते हैं, उनको साथ में लिखना पड़ेगा। उपसर्ग, उपसर्ग के साथ में भी हमेशा अपने को संधि कार्य करना पड़ेगा। समास, समास में भी अनिवार्य रूप से संधि कार्य किया जाता है। इसके अलावा वाक्य, वाक्य जो है, वाक्य में बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संधि करना चाहे, संधि सहित बोलना चाहे तो संधि सहित बोल सकता है, या संधि विग्रह करके बोलना चाहे तो संधि विच्छेद करके बोल सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, एक शब्द है भो राम अत्रागच्छत या अत्र आगच्छ है, तो आप जब बोलोगे इसको तो बोलोगे भो राम अत्रागच्छ है, या आप इसको संधि विच्छेद करके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं भो राम अत्र आगच्छ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन जब संधि कार्य आप करोगे तो वहाँ पर आपको अवश्य रूप से संहिता करनी पड़ेगी। दो धातुओं को आप मिला रहे हो, धातु और प्रत्यय को आप मिला रहे हो, तो वहाँ पे आपको संहिता करनी ही पड़ेगी। समास कार्य कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। उपसर्ग, उपसर्ग के अंतर्गत भी आपको संहिता कार्य करना ही पड़ेगा, वहाँ पर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन वाक्य प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संधि के साथ बोलना चाहता है या संधि विच्छेद करके। तो यही कहता है परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र। वर्णों की अतिशय समीपता को संहिता कहा जाता है, और संहिता का ही दूसरा नाम है संधि। देखते हैं अगला सूत्र, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। ये कहता है, जो सूत्र है, हलो अनंतरा संयोग है, हलो अनंतरा
संयोग है, ये एक सूत्र है। ये सूत्र कहता है हलो अनंतरा संयोग है, अर्थात हल से मतलब होता है व्यंजन। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं हो तो उन दोनों व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। अर्थात किसी भी दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण जो हैं उनके बीच में स्वर नहीं आए तो उनकी आपस में संयोग संज्ञा हो जाएगी। जैसे ये शब्द दिया हुआ है मैंने यहाँ पर इंद्र, तो इंद्र की अपन विच्छेद करें तो ई न द र ए, इस तरह से ये इसका पूरा विच्छेद होगा। तो यहाँ पे बात करें तो द और रे और न भी है, न को अपन अनुस्वार मान सकते हैं, तो केवल द और रे ये बचे हैं। इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है तो इन दोनों की आपस में द और रे की जो है संयोग संज्ञा हो जाएगी। इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। एक देखते हैं अपन और, विज्ञान, एक शब्द है विज्ञान, तो इसकी अपन करें तो व ई ज य आ और न, ये इस तरह से इसका पूरा विच्छेद होता है। तो यहाँ पर देखिए व और ज के बीच में ई आ रहा है इसलिए इनकी संयोग संज्ञा नहीं होगी, लेकिन ज और य इन दोनों के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है तो ज और य की आपस में क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं होने पर उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। इसको संधि नहीं कहकर संयोग कहेंगे। संधि क्या होती है? संधि होती है नियम के अनुसार वर्णों की समीपता, संहिता कहलाती है और संहिता को संधि कहते हैं। अगला सूत्र है पद संज्ञा करने वाला। सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम अर्थात सुबंत और तिगंत, सुबंत और तिगंत इन दोनों की पद संज्ञा होती है। इन दोनों की क्या होती है? पद संज्ञा। सुबंत का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। संस्कृत में 21 सुप प्रत्यय माने गए हैं। सु औ जस, अम औ सस, टाभ्याम भीस, गेभ्याम भस, गसीभ्याम भस, गस ओस आम, गी ओ सुप। इस तरह से ये 21 सूत्र हैं, ये सुप होते हैं। और तिगंत प्रत्ययों की बात करें तो तिगंत प्रत्ययों की जो संख्या है वो 18 होती है। तिप जस, तिप तस जी, सिप तस थ, मिप वस मस, तय आताम झ, था साताम ध्वम, इड वही महिंग। इस तरह से ये 18 तिगंत होते हैं और सुबंत की संख्या जो है वो 21 है। तो सुबंत प्रत्येक जब पद बनाते हैं, किसी भी शब्द को पद बनाते हैं तो उसमें सुबंत या तिगंत का प्रयोग होता है। यदि इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है तो उसको पद नहीं कहेंगे अपन। इसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से। आगे कुछ सूत्र और दिए गए हैं। उदात्त संज्ञा उच्चैर उदात्त है, अर्थात मैंने बताया था तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके ऊपरी भाग से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनको उदात्त संज्ञक वर्ण कहा जाता है। इनके लिए किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है। अनुदात्त संज्ञा की बात करें तो तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं उनके निचले हिस्से से जिन वर्णों का अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनको अनुदात्त संज्ञा कहा जाता है। और इसके लिए काम में लिया जाता है, एक चिन्ह काम में लिया जाता है इसके लिए, और वो है ए के नीचे यदि इस तरह की आड़ी रेखा आती है तो उसको अनुदात्त कहा जाता है। जबकि स्वरित की बात करें तो उदात्त और अनुदात्त का जो मिश्रण है उसको स्वरित कहते हैं। और इसके लिए स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा खींच दी जाती है जो कि स्वरित कहलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आपके अपनी महत्वपूर्ण कुछ सूत्र, जबकि और सूत्र थोड़े से बच गए हैं, 2-4 सूत्र, उनकी बात करेंगे अपन अगले वीडियो में।
तो देखना ना भूलें। वीडियो में आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो कमेंट करें, वीडियो को अत्यधिक लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।